नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना कोटे के मंत्री तो शामिल नहीं हुए, लेकिन शिवसेना से अलग होकर सुरेश प्रभु मोदी सरकार के प्रभु जरूर बन गए। मोदी ने आज 21 लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, लेकिन इसी बीच अनिल देसाई का भव्य स्वागत मुंबई में किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये स्वागत हुआ है। ये वो अनिल देसाई हैं जो नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। अनिल देसाई लेकिन लौट गए थे, तो अनिल देसाई जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली से मुंबई पहुंचने पर यह स्वागत किया गया है और शिवसेना की बस अब से कुछ देर में बैठक भी शुरू होने वाली। 4:30 बजे का उस बैठक में वक्त दिया गया था। देखना यह होगा कि क्या फैसला उस बैठक में लिया जाता है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से किसी ने भी शपथ नहीं ली है और ये तनातनी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। अनंत गीते रविवार शाम यानी कि आज से अब से कुछ देर बाद इस्तीफा भी दे सकते हैं। मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं अनिल देसाई। शिवसेना ने इनका नाम आगे किया था। अनिल देसाई दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली से वापस पहुंच चुके हैं। कोई भी शिवसेना की तरफ से शामिल नहीं किया गया है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने शपथ ली है, यानी कि शिवसेना से तनातनी स्तर पर पहुंच गई है कि पार्टी के कोटे से केंद्र में मंत्री अनंत गीते भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन उसमें शिवसेना के किसी नेता को शामिल नहीं किया गया। सुरेश प्रभु जरूर थे, लेकिन वो भी सुबह ही बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, उसकी सदस्यता ली और वो बन गए हैं मंत्री। और करण सिंह के बेटे अजात शत्रु इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी दफ्तर हम आपको दिल्ली में लिए चलते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल के बाद यह खबर आ रही है इस तरह की। अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो 21 नए मंत्री आज बनाए गए हैं, जिनमें 4 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 3 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, 14 ऐसे हैं जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह माननीय राम माधव वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जम्मू। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राम माधव जी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रभारी सांसद एवं राज्यसभा में पार्टी के विप श्री अविनाश राय खन्ना जी। करण सिंह के बेटे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी दफ्तर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। तो बीजेपी को उम्मीद है कि अजात शत्रु के आने से जम्मू कश्मीर में उसे फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना कोटे के मंत्री तो शामिल नहीं हुए, लेकिन शिवसेना से अलग होकर सुरेश प्रभु जरूर मंत्री बन गए हैं। मोदी ने आज 21 लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल तादाद हो गई है 65 नए मंत्री, 4 नए कैबिनेट मंत्री बने, 3 नए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 14 नए राज्य मंत्री बने। दोपहर के 1:30 बजते ही सारी अटकलें खत्म हो गई। मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण पार्ट 2 का आगाज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की शपथ से हुआ। प्रधानमंत्री के चहेते और ईमानदार छवि वाले पर्रिकर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद नंबर आया सुरेश प्रभु का, जिन्हें लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस था। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे सुरेश प्रभु को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। प्रभु फिलहाल सांसद नहीं है और शिवसेना ने भी साफ कर दिया था कि सुरेश प्रभु उसके कोटे से मंत्री नहीं होंगे। बीजेपी महासचिव और प्रधानमंत्री और संघ दोनों के करीबी जगत प्रताप नड्डा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। नड्डा हिमाचल में बीजेपी का चेहरा है। उनकी प्रबंधन क्षमता भी जबरदस्त रही है। कैबिनेट मंत्रियों में चौथा नाम हरियाणा के जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का है। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में बीरेंद्र सिंह की बड़ी भूमिका रही है।
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। प्रधानमंत्री ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कई चीजों का ख्याल रखा। उन्होंने काम करने वाले साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को अपना सिपहसालार तो बनाया ही, साथ ही जाति समीकरण और चुनावी राजनीति से भी तालमेल बिठाने की कोशिश की। इसी के तहत 3 नए राज्य मंत्री भी बनाए गए, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इनमें तेलंगाना से सांसद बंडारू दत्तात्रेय, महाराष्ट्र की कामयाबी में अहम रोल निभाने वाले और बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी और यूपी कोटे से ब्राह्मण नेता डॉक्टर महेश शर्मा शामिल हैं। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 14 नए राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया है। अगर राज्यवार नए मंत्रियों का आकलन किया जाए तो मोदी ने चुनाव वाले राज्यों और उत्तर प्रदेश को तरजीह दी। मोदी ने अपने पहले विस्तार में बिहार से 3 मंत्री बनाए, राजीव प्रताप रूडी। नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए मोदी के मुख्य समर्थक गिरिराज सिंह और लालू को छोड़कर बीजेपी में आए रामकृपाल यादव। बिहार के चुनावी गणित में यादव खासा मायने रखते हैं। रामकृपाल इसी की भरपाई करेंगे। चुनाव के लिए तैयार बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से जयंत सिन्हा को जगह मिली। जयंत सिन्हा वरिष्ठ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे हैं और वो हार्वर्ड से पढ़े हैं। अब उत्तर प्रदेश मोदी के दिल में रहता है, जहां वो खुद सांसद हैं और बीजेपी को राज्य में नंबर 1 पार्टी बनाना चाहते हैं। मोदी ने यूपी कोटे से 4 लोगों को मंत्री बनाया, जिनमें मुख्तार अब्बास नकवी, महेश शर्मा, रामशंकर कठेरिया और साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हैं। और आइए इस वक्त हम आपके लिए चलते हैं 6ठे विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। अनुभव आज भी आपको होता होगा। कभी आप रेल में या बस में ट्रैवल करते हो और मान लीजिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है, तो आपने देखा होगा कि कंपार्टमेंट से 12-15 लोग वहां आ जाएंगे और तुरंत ऐसा करो, इसको ये खिला दो, दूसरा कहेगा ये खिला दो, तीसरा कोई पुड़िया निकाल के जेब में से दे देगा, उसके मुंह में ये डाल दो। हम पूछते तक नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, कौन है, कुछ नहीं, लेकिन जब वो कहता है तो हमें भरोसा होता है, हाँ यार बच्चा चिल्ला रहा, रो रहा है, तो हो सकता है उसको ये तकलीफ होगी और ये दे देंगे तो बच्चा रोना बंद कर देगा और उसको शायद राहत हो जाएगी। ये अक्सर हमने रेलवे में, बस में ट्रैवल करते हुए देखा होगा कि कोई न कोई मरीज को कोई बीमारी हुई तो कोई न कोई पैसेंजर आकर के उसका उपचार कर देता है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है, नहीं वो वैद्यराज है, न कहीं जामनगर की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जाकर के आया है। पर चूंकि हमारे यहां ये सहज स्वभाव बना हुआ था, परंपरा से स्वभाव बना हुआ था, और इसलिए हमें इन चीजों का कुछ न कुछ मात्रा में समझ थी। धीरे धीरे हमने पूरा हेल्थ सेक्टर आउटसोर्स कर दिया। कुछ भी हुआ तो कहीं से एडवाइस लेनी पड़ती है, कंसल्टेशन करना पड़ता है, और वो फिर जो कहे उस रास्ते पर चलना पड़ता है। ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो दूसरे के पास चले जाते हैं, कंसल्टेंसी बदल देते हैं। इस समस्या का समाधान, इसकी पहली आवश्यकता यह है कि मैं अगर आयुर्वेद क्षेत्र का विद्यार्थी हूं, या मैं आयुर्वेद क्षेत्र का डॉक्टर हूं, मैं आयुर्वेद क्षेत्र का टीचर हूं, या मैं आयुर्वेद क्षेत्र में मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, या मैं होलिस्टिक हेल्थ केयर को प्रमोट करने वाला हूं, मैं किसी क्षेत्र से हूं, उसमें मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरी 100% प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और अगर हम 100% प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं, आप देखिए परिणाम आना शुरू हो जाएगा। कुछ न कुछ कारण, नेगेटिव कारण ऐसे पैदा हुए हैं कि जिसके कारण परेशान लोग, थके हारे लोग जिस रास्ते पर चल पड़े थे, वहां से वापस लौट करके बैक टू बेसिक तरफ जा रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर के नाम पर। उनको लग रहा है कि भाई आज का जो मेडिकल साइंस है शायद तुरंत हमें राहत तो दे देता होगा, लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता है। अगर स्वास्थ्य की गारंटी है तो मुझे वापस
होलिस्टिक हेल्थ केयर पर जाना पड़ेगा, और होलिस्टिक हेल्थ केयर पर जाना पड़ेगा तो चाहे मुझे नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, या आहार विहार के धर्म का पालन करना हो, या मुझे होम्योपैथी की ओर जाना हो, कुछ न कुछ उस दिशा में चल पड़ता है। और इसलिए और आयुर्वेद हमारे यहाँ तो पंचम वेद के रूप में जाना गया है, उसका ये महात्म्य रखा गया है। और मूल से लेकर के फल तक प्राकृतिक संपदा का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेद में काम ना आता हो, मूल से लेकर के फल तक। यानी हमारे पूर्वजों ने हर छोटी बात में कितना बारीकाई से उसके गुणों का, उसके स्वभाव का, उसका व्यवहार में उपयोग का अध्ययन किया होगा, तब जाकर के स्थिति बनी हुई। हम उस महान संपदा को आधुनिक स्वरूप में कैसे रखें, ये दूसरी चैलेंज मैं देखता हूं। हम ये चाहें कि अब दुनिया संस्कृत पढ़ ले और श्लोक के आधार पर आयुर्वेद को स्वीकार कर लें, तो ये संभव नहीं लगता है। लेकिन कम से कम उस महान विरासत को दुनिया आज जो भाषा में समझती है, उस भाषा में तो कन्वर्ट किया जा सकता है। विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री थे तब उस जमाने में तो इन सारी चीजों पर समाज जीवन का रुख भी अलग प्रकार का था। तो सरकार ने उस समय सोचा कि भाई आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए क्या किया जाए, ये हमारी इतनी बड़ी विधा नष्ट क्यों हो रही है। तो एक हाथी कमीशन बना था, जयसुखलाल हाथी करके उस समय एक केंद्र सरकार में मंत्री थे, और हाथी कमीशन को काम दिया गया था कि आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जाए, आयुर्वेद को प्रचारित करने के लिए क्या किया जाए।